जिसे क्लासिकल वेव इक्वेशन या चिरसम्मत तरंग समीकरण भी कहा जाता है। हमने कैसे कैलकुलेट किया? एक चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी के अनुसार, चिरसम्मत यांत्रिकी से एक इक्वेशन थी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, हमने जो टर्म है, जो फाई है, वो डिपेंड करता है एक्स और टी का, यानी फंक्शन होता है एक्स और टी का, यानी फाई को फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ टी लिखा जा सकता है। इसे एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था और दूसरी बार टी के रिस्पेक्ट में, और जीटी की वैल्यू हमें पता होती है। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए, यानी खींचे हुए तार के लिए जीटी की वैल्यू होती है a sin 2 पाई म्यू टी। इसे जीटी की वैल्यू यहाँ रखकर टी के रिस्पेक्ट में क्या किया था? डिफरेंशिएट यानी अवकलित किया था। उसके बाद x के रेस्पेक्ट में इसे क्या किया था? अवकलित किया था। इस प्रकार हमारे पास साइनोसीडियल समीकरण निकल के आई थी। क्या आई थी? साइनोसीडियल समीकरण। अब बात करता हूं, आज का टॉपिक जो है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर समीकरण। क्या है? श्रोडिंगर समीकरण इंग्लिश में भी लिख लेना, श्रोडिंगर। इन फ्यूचर तुम कहीं भी यदि केमिस्ट्री से या फिजिक्स से आप एमएससी करें, जब एक कंपटीशन की प्रिपरेशन करें, तो वहाँ इंग्लिश का अपना इम्पोर्टेंस है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमारा एजुकेशन इस तरीके से ही बनाया गया, इस तरीके से ही डेवलप किया गया है कि वहाँ इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसीलिए बार बार जो टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में लिखता रहता हूँ। तो हेडिंग डालना श्रोडिंगर इक्वेशन। जब श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं तो ये किसने दी थी? श्रोडिंगर ने दी थी। और श्रोडिंगर ने जब इक्वेशन दी तो जो क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर का बहुत बड़ा योगदान है। श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। उसने डी ब्रोगली और साइनोसॉइडल इक्वेशन का यूज करके क्या क्या एक इक्वेशन डेराइव की, व्युत्पन्न की, उसी के नाम पे श्रोडिंगर इक्वेशन कहा जाता है। और हम जानते हैं कि जो कुल ऊर्जा है, हम क्या जानते हैं? हेडिंग डालना श्रोडिंगर इक्वेशन। और सबसे पहले हम जानते हैं कुल ऊर्जा। ये लाइन लिख लोगे। क्या लाइन लिखनी है? श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली संबंध या डी ब्रोगली समीकरण व साइनोसॉइडल समीकरण का प्रयोग करके श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न की। नेक्स्ट टाइम हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा, E क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है। क्या होती है? काइनेटिक, नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा क्या होती है? कुल ऊर्जा E इक्वल टू होती है ke प्लस pe, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। और कुल ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। ये क्या है? हाफ mv²। और जो स्थितिज ऊर्जा है उसको v से दिखाया गया है। किससे दिखाया? v से दिखाया गया। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को v से और गतिज ऊर्जा को v से। इसको देखो, इस समीकरण को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। हाफ mv² इक्वल टू E माइनस v। E
माइनस वी को इधर ले गए तो ई माइनस वी हो गया। तो ये क्या है हाफ में वी स्क्वायर। यहाँ दोनों वी क्या है अलग अलग है, ध्यान रखना क्या है अलग अलग है। यहाँ क्या है वी वेलोसिटी है और यहाँ क्या है पोटेंशियल एनर्जी यानी जो स्थितिज ऊर्जा है उसको प्रदर्शित कर रहा है, यानी वी द्वारा स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ई माइनस वी। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। जब इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया तो देखो अब क्या करते हैं हम जानते हैं, देखो जो गतिज ऊर्जा है उसे इस तरीके से लिखा जा सकता है कि इसमें m का गुणा करें और m से डिवाइड करें कि भाग दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m। ठीक है, देखो m का भाग दे रहे हैं तो m देखो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख दो 1/2 m से गुणा करें तो m स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m। ठीक है, और हमें पता है ये क्या है m स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ये संवेग है यानी p स्क्वायर, ये क्या होगा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2m p स्क्वायर। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं डी ब्रोगली संबंध से या डी ब्रोगली समीकरण से जो लैम्ब्डा है वो होता है h अपॉन p। तो p हो जाएगा लैम्ब्डा या p स्क्वायर लिख दूं एक ही बार में, p स्क्वायर लिख दूं, p स्क्वायर इक्वल टू सॉरी तो p स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर। क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू यहां रख रहा हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो। ठीक है, नाउ यहां लिख रहा हूं। अब समीकरण 2 में ये रहा समीकरण 2 में p का मान रखने पर या p स्क्वायर का मान रखने पर क्या आएगा, देखो हाफ mv स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/2m। p स्क्वायर क्या है h स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर, क्या है h स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे रहा हूं 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रहा हूं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 से देखो ये क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज क्या है बराबर है तो रखूंगा। समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से देखो ये क्या आ गया, देखो e माइनस v किसके इक्वल है 1/2m किसके h स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर इसी के इक्वल है। तो यहां से मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है लैम्ब्डा स्क्वायर। क्या देखना है लैम्ब्डा स्क्वायर। तो लैम्ब्डा स्क्वायर क्या देखूंगा, तो देखो लैम्ब्डा स्क्वायर ये रहा, देखो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ऐसे नहीं किया मैंने क्या कर दिया। ठीक है, देखोगे क्या क्या, देखो h स्क्वायर अपॉन 2m e माइनस v, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आप सोचोगे क्या कर दिया, कुछ नहीं हुआ, बेसिक मैथमेटिक्स है। ये तो कक्षा 1-2 की बातें थी। ठीक है, डायरेक्ट करूंगा, मैं कहूं कि यार मैंने यहाँ देखो ये लैम्ब्डा स्क्वायर है, ये देखना है तो लैम्ब्डा स्क्वायर यहाँ चला गया, e माइनस v यहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ये बिल्कुल बेसिक मैथ है, बायो वाले को बताया जा रहा है ना, बेसिक मैथ है बिल्कुल। ये चीजें तुम खुद से समझ सकते हो, बिल्कुल पढ़ के आए हो ये चीजें। जब हम कहते हैं मानते ये चीज तुम पढ़ के नहीं आए हो तो देखो बेटा ये ऐसे हुआ, या फिर ऐसा करो लास्ट में रट लो, है ना। बिल्कुल पढ़ के आए हो, 10वीं तक तुमने मैथ पढ़ी है कम से कम, है ना। तो हमारे पास लैम्ब्डा स्क्वायर की वैल्यू है और हम जानते हैं
साइनोसीडियल समीकरण से। अब साइनोसीडियल समीकरण पहले लिखता हूं, फिर साइनोसीडियल समीकरण की बात करूं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साइन। ये क्या है? ये वैल्यू है साइनोसीडियल समीकरण की। कुछ इस तरीके से होता है साइनोसीडियल समीकरण, चिरसम्मत समीकरण। चिरसम्मत समीकरण कुछ इस तरीके से है। तो अब हमें क्या करना है? देखो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब लिखूंगा, अब साइनोसीडियल समीकरण में लैम्डा स्क्वायर का मान रखने पर, साइनोसीडियल समीकरण में लैम्डा स्क्वायर का मान रखने, देखो ये रहा लैम्डा स्क्वायर, इसकी जगह कौन सी वैल्यू पुट करूंगा? ये रही h स्क्वायर अपॉन 2m e माइनस v का मान रखूंगा। तो मैं लिखूंगा, देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर की जगह क्या लिखना? h स्क्वायर अपॉन 2m e माइनस v, यही रखना था। अब देखो ये h स्क्वायर के किसमें है? बटे में h स्क्वायर ओवर 2m e माइनस v है, तो ये क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो क्या होगी? देखो बायो वाले परेशान होंगे, बिल्कुल बेसिक मैथ है, इसमें कैसे हो क्या हो कुछ नहीं, देखो तो 2m e माइनस v ऊपर चला गया और साई अपने पास है, पता है साई बाबा, वो है साई बाबा। तो बाबा हमारे पास है, ये रहे। तो e माइनस v, v क्या है? v रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं अगेन बता दूं, v रिप्रेजेंट कर रहा है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। आगे बात करते हैं, देखो आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है? सिर्फ बायो वालों के लिए कभी कभार मुझे कई स्टेप लिखने पड़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है जितनी हार्ड बायो वालों ने बना रखी है, इतनी हार्ड है नहीं, दिखती है पर है नहीं। मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर साई बाबा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर बाबा अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाबा अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और टर्म क्या है? देखो टर्म क्या है? देखो टर्म इधर क्या है हमारे पास है -4 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करूंगा इजीली, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v बाबा, ठीक है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस ये टर्म इधर लिख दूं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैं लूंगा 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई e माइनस v साई इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक इक्वेशन आती है। इसी इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। मैंने क्या कहा? इसी इक्वेशन को श्रोडिंगर समीकरण कहा जाता है। किसे? डेल स्क्वायर बाबा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाबा अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाबा अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v बाबा इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? इसे ही श्रोडिंगर तरंग समीकरण, तरंग क्यों?
क्योंकि ये जो साई है ये क्या बताता है, वेव फंक्शन। क्या है, वेव फंक्शन। एक फलन है, इसे कहते हैं तरंग फलन। तरंग फलन, ठीक है। तरंग फलन कुछ नहीं, ये एक तरंग है, तरंग उसकी स्टेट को, अवस्था को बताता है, इसीलिए इसे अवस्था फलन भी कहते हैं। साई को इसे क्या कहा जाता है, अवस्था फलन भी कहा जाता है। एक तरंग है वो इस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से संचलित होती है, उसकी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे अवस्था फलन या तरंग फलन भी कहते हैं। इस समीकरण में क्या कोई टी 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 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो ये समीकरण समय के इंडिपेंडेंट होती है, निर्भर नहीं करती, इसीलिए इस समीकरण को टाइम इंडिपेंडेंट या समय अनाश्रित, समय अनाश्रित। क्या कहा, अनाश्रित से मतलब, अब हिंदी मीडियम के हो तुम, है ना। अनाश्रित अन नहीं, आश्रित निर्भर, निर्भर नहीं किस पर, समय पर, तो इसे समय अनाश्रित तरंग समीकरण भी कहा जाता है। अनाश्रित तरंग समीकरण भी कहा जाता है। देखो यह इसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, या यही श्रोडिंगर समीकरण है। इसमें टी, स्मॉल टी लिखना, टी का कोई पद नहीं है, टी का कोई पद नहीं है या टी नहीं है, एक ही बात है, टी नहीं है, टी नहीं है। टी नहीं है, इसलिए यह समय पर निर्भर नहीं करती, यह समीकरण समय पर निर्भर नहीं होती है, निर्भर नहीं होती है। अतः इस समीकरण को समय अनाश्रित और ब्रैकेट में लिखना टाइम इंडिपेंडेंट, ब्रैकेट में जरूर लिखना टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम, सर हमें तो इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश क्यों ज्यादा झाड़ते हो, झाड़ते हो, तुम में से कई को नहीं आती है, उनके लिए जाता हूँ जिनको नहीं आती, देख रहा था वो क्या झाड़ना है। तो लिखोगे टाइम इंडिपेंडेंट, समय अनाश्रित, समय अनाश्रित समीकरण कहा जाता है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहा जाता है, समय अनाश्रित समीकरण कहा जाता है, कहा जाता है। आगे क्या है, आगे यही देखो, चमत्कार करना है, बस कुछ नहीं करना। चमत्कार उनकी जिंदगी में होते हैं जिन्हें पता नहीं लगता कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ना। बाय वालों को प्रॉब्लम थोड़ा हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है जो समझ नहीं आया ना। इधर से इरेज कर रहा हूं मैं, इधर से इरेज कर रहा हूं, ठीक है, लिख लिया होगा, इरेज कर रहा हूं। मेरे पास सुविधा है, सुविधा है, सुविधा है, ठीक है, बहुत सुविधा है। साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, देखो आगे क्या लिखना, ये लिखना है, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यहां डेल स्क्वायर, देखो यहां ये भी डेल है और ये भी डेल है, यहां ये डेल रिप्रेजेंट कर रहा है आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशियल, और ये डेल क्या है, ये डेल स्क्वायर है लैप्लासियन ऑफ
लाप्लासियन संकारक। यहां डेल स्क्वायर लाप्लासियन संकारक कहलाता है जिसका मान होता है डेल स्क्वायर। क्या है? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है, जिसका मान ये होता है, ये लिखा डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? लैप्लासियन संकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैप्लासियन संकारक कहा जाता है। लैप्लासियन संकारक नीचे लिख लेना, यहाँ लैप्लासियन संकारक कहलाता है। लैप्लासियन संकारक एक गणितीय संकारक है, एक गणितीय संकारक है जिसे डेल स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे डेल स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे डेल स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे डालना हैमिल्टोनियन संकारक, यहां तक लिखोगे और डालना हैमिल्टोनियन संकारक। अब ये मत कहना सर मैंने लिखा नहीं है, वीडियो को पॉज करना है और लिखना है, यही तरीका होता है लिखने का। और आगे डालना हैमिल्टोनियन संकारक। संकारक के बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लेना कि क्या चल रहा है क्या होगा, इजीली पढ़ेंगे और आसानी के साथ। हैमिल्टोनियन संकारक जो हमारे पास श्रोडिंगर समीकरण है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को यहां लिख लेना श्रोडिंगर समीकरण से, लिख लेना श्रोडिंगर समीकरण से, ठीक है। इस समीकरण को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? देखो ये टर्म है, इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, जैसे माइनस को प्लस किया था ऐसे ही प्लस को माइनस कर रहे हैं, ई माइनस वी साई इक्वल टू कुछ नहीं है, देखा, ठीक है। यहां देखो ये टर्म क्या है और ये टर्म कुछ है, साई के मल्टीप्लाई में, साई के मल्टीप्लाई में। यहां इस टर्म को देखो माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा देखो माइनस एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बेसिक में माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई इक्वल टू क्या, ई माइनस वी साई। ई माइनस वी को यही रखना है और क्या करना, देखो ये माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर, मैं सारे स्टेप बाय वाले के लिए लिख रहा हूं। मैं द्वारा को यदि मैं यहां से ये करता और उसके बाद डायरेक्ट लिख देता तो समझ में आ जाता, ठीक है। एक स्टेप उन्हीं के लिए लिखा है, देखो तो इसे लिख सकता हूं, देखो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम साई इक्वल टू ई साई माइनस वी साई, ठीक है। साई वो नहीं, साई शर्माना वाला साई नहीं, ये बाबा वाला साई, ये ना बाबा, साई बाबा, ठीक है। माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, क्या लिखा है, वी साई। तो ये क्या है, हमें ध्यान था ये क्या थी, स्थितिज ऊर्जा का पद था, स्थितिज ऊर्जा का पद था, तो यहाँ ई क्या है, ई साई। तो इसको माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई, इसे ही हैमिल्टोनियन कहा जाता है, इसे ही हैमिल्टोनियन कहा जाता है।
यानी जो कुल ऊर्जा है, मैंने अभी जब बिगिनिंग की थी किसकी, श्रोडिंगर समीकरण की याद करो, वहां कहा था कि जो कुल ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। वैसे एनर्जी तो बहुत सारी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा, है ना, घूर्णन ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी, ऐसी बहुत सारी एनर्जी होती है। लेकिन समराइज करके जो कुल ऊर्जा है वो मैंने बता दिया, तुम्हें पता है, ठीक है। अब वही है, देखो ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा किसके इक्वल होती है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के, यानी ये क्या होगी, ये गतिज ऊर्जा की टर्म होगी। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा तो है ही, और इसी कुल ऊर्जा को फलन के रूप में ही दिखाया जाए तो उसे ही H यानी हैमिल्टोनियन संकारक कहा जाता है, और संकारक का ऊपर कैप लगाया जा सकता है। यानी संकारक क्या होते हैं, दिशीय होते हैं, दिशात्मक गुण रखते हैं, तो H कैप लगाया। तो ये क्या है, हैमिल्टोनियन है। क्या है, हैमिल्टोनियन है। यहां लिख रहे हैं इसके नीचे, और देखो श्रोडिंगर को ही हमने मॉडिफाइड किया है। देखो यहां से कुछ ना तो ऐड किया ना कोई मान रखे, हमने अल्टा पलटी की है, पक्षांतरण किया है, गुणा भाग जो भी करना होता है, डेरिवेशन को, है ना, वो किया है। तो ये श्रोडिंगर का दूसरा रूप लिखो। यह समीकरण, उपरोक्त समीकरण श्रोडिंगर का दूसरा या अन्य रूप है। श्रोडिंगर समीकरण का दूसरा रूप है, जहां H को हैमिल्टोनियन संकारक कहा जाता है, जहां H को हैमिल्टोनियन संकारक कहा जाता है, हैमिल्टोनियन संकारक कहा जाता है, तथा H का मान लिखोगे, H इक्वल टू क्या लिखोगे, -8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, ये सॉरी उल्टा लिख दिया, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v, ये होता है, क्या होता है, v प्लस h माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर, ये होता है, जिसका h का मान क्या होता है, ये होता है। आगे लिखो, उपरोक्त समीकरण से किसी m द्रव्यमान वाले, उपरोक्त समीकरण से किसी m द्रव्यमान वाले कण की कुल ऊर्जा से काट लेना, सॉरी, उपरोक्त समीकरण से को कट करना, उपरोक्त समीकरण किसी m द्रव्यमान वाले कण की कुल ऊर्जा हैमिल्टोनियन कहलाती है, कि कुल ऊर्जा हैमिल्टोनियन कहलाती है, हैमिल्टोनियन कहलाती है, हैमिल्टोनियन कहलाती है, हैमिल्टोनियन कहलाती है, जिसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, जिसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है, मैं आपको बता दूं किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखो, यदि इस समीकरण को, यहाँ क्या है h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, यदि इसे रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, h कट इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन 2 पाई होता है, क्या होता है, h कट इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। तो मैं इसे h कट, जिसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, देखो h इक्वल टू, जब h कट के रूप में लिखूंगा तो ये हो जाएगा h कट, या h बार भी कहते हैं, h बार, बाय वाले क्या कहेंगे, h बार, ये क्या है, कट, h कट h बार रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, है ना,
हिंदी में पता नहीं रिड्यूस को क्या कहते हैं ना, तो रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट h कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v, डेल स्क्वायर प्लस v। इसे निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है, हैमिल्टोनियन को निम्न करेंगे, जहां लिख सकते हो h कट इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, इस तरीके से हैमिल्टोनियन कंप्लीट होता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं एक छोटा सा क्या, वैसे तो बड़ा ही टॉपिक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ज्यादा डिटेल में बात करें। थोड़ा सा इंट्रो बताता हूं संकारक के बारे में। संकारक क्या होते हैं? संकारक गणित में ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा समझो, ऐसी चीजें होती हैं या ऐसी प्रक्रिया है जिनके द्वारा या जिन्हें किसी फलन पर प्रयोग किया जाए, फलन पर अप्लाई किया जाए, तो एक नया फलन प्राप्त होता है। क्या होता है? एक नया फलन प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जांपल d अपॉन dx, एक क्या मैंने कहा एक संकारक है। जब इसे किसी फलन पर अप्लाई किया जाता है तो एक हमें दूसरा फलन प्राप्त होता है, एक नया दूसरा। जिसमें कहा d अपॉन dx, किसी को ये बात पचेगी नहीं कोई तीन फलन कैसे, अब समझ में आएगा। देखो मैंने कहा x की पावर 3 है या x की पावर 4 लो, एक मिनट के लिए x की पावर 4, ठीक। तो जब इसका डिफरेंशियल करते हैं, यानी d अपॉन dx क्या लिया संकारक और x की पावर 4 क्या फलन लिया, तो हमारे पास 4x की पावर 3 एक नया फलन आया, जो क्या है? परिणाम है। जो क्या है? परिणाम है, ऐसा समझो परिणाम है। जब d अपॉन dx को x की पावर 4 पर अप्लाई करें तो ये क्या है? परिणाम है, एक नया फलन है। देखो फलन संकारक फलन एक संक्रिया हुई, एक क्रिया हुई और हमें एक नया फलन प्राप्त हुआ, तो ये क्या है? एक नया फलन है। इसे क्या कहा जाता है? इसे संकारक कहा जाता है। यदि यह संकारक अवकलन कर रहा है तो इसे अवकलज और केवल अवकलन संकारक कहते हैं। अवकलन संकारक कहते हैं। जैसे और एग्जांपल मैंने कहा कोई रूट है, तो मैंने कहा x की पावर 4 पर अप्लाई कर। ये रूट क्या है? एक संकारक है, x की पावर 4 संकारक फलन है। इस पर जब अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो हमें x की पावर 2 मिलता है। एक मेरे पास संकारक है वर्ग, और x की पावर 4 पर अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? x की पावर 4 पर का वर्ग करूंगा, यानी संकारक लगाऊंगा वर्ग, तो हमारे पास क्या आएगा? x की पावर 8। क्या आएगा? x की पावर 8 क्या आएगा? तो इस तरीके से संकारक वो चीजें हैं जो एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित कर देते हैं। अब मैथ वाले बच्चे आएंगे कि सर ऐसा करो d अपॉन dx पर संकारक को e की पावर x पर अप्लाई करो, e की पावर x पर अप्लाई करो तो क्या आता है? मैंने कहा e की पावर x फलन है, संकारक है, क्या हमें न्यू फलन प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त। ये मैथ वाले बताएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बिल्कुल मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ, मैथ पढ़ाने बिल्कुल नहीं आया, है ना। तो संकारक क्या होते हैं? संकारक वो हैं जो फलन पर अप्लाई किए जाते हैं, तो उनसे हमें एक न्यू फलन प्राप्त होता है, एक न्यू फलन, नया फलन प्राप्त होता है, संकारक कहलाते हैं। और संकारक के बारे में और चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।